candidate A, B, C, D, E, and F participated in a quiz competition. A total of 24 questions were asked. 4 question to each candidate. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई 6 कैंडिडेट है, हम हर कैंडिडेट से 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 24. If a candidate cannot answer a question, it is passed to the next candidate. If he also cannot answer the question, it is passed to the next candidate, and so on until the question is answered, or till each of the 6 candidates get a chance to answer the question. इनका कहना है कि भाई हम एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसने बता दिया तो बहुत बढ़िया, अगर उसने नहीं बताया तो हम अगले कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसने नहीं बनाया तो अगले से, एंड सो ऑन हम आगे पूछते जाएंगे. तो 2 ही ऑप्शन है, या तो भाई 6 में से कोई आंसर दे दे, या हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, आंसर नहीं मिलेगा. The question are always passed in the order A, B, C, D, E and F, then from F to A, B and so on. मतलब साइक्लिसिटी है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इस तरह से. When a question is answered, the candidate gets 6 points if it is a direct question. That is, if he was the first candidate to be asked that question. 5 points if it's past one. Second candidate, मतलब अगर आपने पहली बार में ही आंसर दे दिया तो 6, नहीं तो एक एक पॉइंट आप क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे. ये सीधा सीधा सा लॉजिक है इनका. The following table gives partial information about the number of questions answered by the each candidate. इसके बाद इन्होंने टेबल दिया और बताया है कि कितने क्वेश्चन किसने आंसर किए. तो देखो टेबल में क्या है अपने पास, क्वेश्चन डायरेक्टेड एट. तो इसका मतलब है ए से क्वेश्चन पूछा गया है और इधर मेरे को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय, और उस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया है. इन द अबव टेबल फॉर एग्जांपल देयर वर 2 क्वेश्चन डायरेक्टेड एट ए वर आंसर्ड बाय सी, that they were passed from A to B and then from B to C. ओके, ए से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर ए ने भी नहीं दिया, बी ने भी नहीं दिया, किसने दिया? सी ने. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम यूज कर सकते हैं. ए पे 4 क्वेश्चन डायरेक्ट किए जाएंगे, तो या तो ए आंसर देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा, ई देगा या एफ देगा. तो या तो इनमें से कोई आंसर देगा या तो कोई आंसर नहीं देगा. तो अगर अनआंसर्ड का सिनारियो बनता है तो इन सबका समेशन क्या आना चाहिए? 4. अगर कभी भी अनआंसर्ड का सिनारियो बनेगा तो आंसर या तो भाई कोई कर रहा है या तो नहीं कर रहा है. तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो सम कितना होना चाहिए? 4. आगे बढ़ते. ईच कैंडिडेट आंसर्ड एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3 डायरेक्ट क्वेश्चन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा सा है, या तो आप एक आंसर करोगे, 2 करोगे या 3 करोगे. द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर पास्ड बाय एग्जैक्टली 1, exactly 2, exactly 3, exactly 4 and exactly 5 candidate were this respectively. तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार पास हुए, 5 ऐसे हैं जो 2 बार, फिर 3 बार, 1 बार एंड सो ऑन. फेयर इनफ. सी आंसर्ड एग्जैक्टली 2 डायरेक्ट क्वेश्चन. तो सी ने डायरेक्टली जो सी ने आंसर किए हैं ये कितने होने वाले हैं? 2. द नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टेड एट ई बट आंसर्ड बाय बी, directed at E but answered by B, this one was same as directed by A answered by D, this one. तो अगर यहाँ पे x क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? x. All the 24 questions were answered and each candidate who answered any question answered it correctly. मतलब सबने आंसर किया है. ठीक है, तो जो हम अनआंसर्ड वाला सोच रहे थे उसका कोई यूज नहीं है. उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ नो क्वेश्चन, इफ इसका मतलब है केसेस. क्लियर कट बात है भाई, केसेस बनेंगे. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को एक करने का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका क्या है. फर्स्ट अप्रोच वाज आप इसी टेबल में डेटा फिल कर दो. ठीक है, बट वो मेरे को इतना यूनिक सॉल्यूशन नहीं लगा, वो मेरे को बहुत अजीब सा सॉल्यूशन लगा. तो मेरे को एक इजी सॉल्यूशन क्लिक किया. लाइक अगर हम अपना टेबल कुछ इस फॉर्मेट में बना लें, प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन इज कि आपको इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ये एबीसीडी लिखने में. ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि ए ने क्वेश्चन जो ए पे डायरेक्ट था और वो आंसर किसने किया है? ए ने.
ए पे डायरेक्ट था, बी ने किया है, ए पे डायरेक्ट था, सी ने किया है, डी ने किया है, ई ने किया है और एफ ने किया है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये जो पहला कॉलम है ये क्या बताता है, डायरेक्टली आंसर। ये सेकेंड कॉलम क्या बताएगा, पास्ड एग्जैक्टली वंस, क्योंकि बी के बाद अगर सी आंसर कर रहा है तो वो एग्जैक्टली वंस है। ये थर्ड कॉलम क्या बताएगा, पास्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, फिर एग्जैक्टली थ्राइस, एग्जैक्टली 4 टाइम्स और एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो मेरे को ये स्विच मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये अप्रोच थोड़ा सा बेटर लगा बिकॉज इसमें मैं डेटा बहुत जल्दी फिल कर पा रहा था। तो इधर से मेरे को समझ में आया एग्जैक्टली वन में मेरा टोटल कितना काउंटिंग आना चाहिए, 2, बिकॉज ये डेटा इधर गिवन है। एग्जैक्टली 2 में कितना आना चाहिए, 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 1। ये चीज मेरे को गिवन है। मैं थोड़ा सा डेटा टेबल से यूज करूंगा। लाइक ए डायरेक्टेड एट सी, दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2। ए डायरेक्टेड एट डी, दिस इज x। बी डायरेक्टेड एट ई, बी जो डी ई पे डायरेक्ट हुआ है दैट इज 1। तो यहां पे कितना आना चाहिए, 1। फिर सी डायरेक्टेड एट ए, सी और ए पे कितना आ जाएगा, 1। तो मेरे को ये ध्यान रखने का है, ये लेफ्ट वाला अल्फाबेट जिस पे डायरेक्ट हुआ है और राइट वाला अल्फाबेट जिसने आंसर किया है। आई एम यूजिंग दिस डेटा फ्रॉम हियर। डायरेक्टेड एट सी आंसर्ड बाय सी, दिस वैल्यू इज 2। Directed at C answered by D, this value is actually here, this is 0. Directed at C answered by F, this is 1. अगले पे चलते हैं, D answered by B, D answered by B, this is 0. D answered by D, again this is 2. E answered by A, E पे directed answered by A, this is 2. फिर E answered by B, this is X, मेरे को इसका पता नहीं है। E answered by F, तो इधर कितना आ जाएगा, 0. F answered by B, F answered by B, this is 1. F answered by C, this is 0. Okay, next one. F answered by E, this is 1. Okay, तो इसमें जो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखनी है वो क्या है कि भाई जब मैं हॉरिजॉन्टली ऐड करूं तो ये सम कितना आना चाहिए, 4। और जब मैं वर्टिकली ऐड करूं तो ये सम कितना आना चाहिए, लाइक दिस इज 2, 5, 3, 1, 1। टोटल कितने क्वेश्चन है, दिस टोटल इज एक्चुअली 24 क्वेश्चन। तो 1, 1, 3, 5 और 2, दिस इज एक्चुअली 12। तो यहाँ पे टोटल कितना आना चाहिए, 12, बिकॉज टोटल सम इज एक्चुअली 24। तो चाहे आप वर्टिकली ऐड करो चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड करो तो आप एक अपना समेशन फॉर्म कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट सम फॉर्म करके देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे मैच कर रही है। क्योंकि हमने सारे पॉइंट यूज करनी है तो मेरे को लगता है आप सिर्फ सम फॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, the only input we cannot use directly is this one, at least one and at most 3 वाला। कि भाई ये जो 12 वाला ब्रेकअप है इसमें मेरे को जो नंबर यूज करना है वो 1, 2 या 3 ही यूज करने का है। मैं 3 से बड़ा नहीं यूज कर सकता, 1 से छोटा नहीं यूज कर सकता एंड सो ऑन। ओके, तो मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्प नहीं मिल रही, कुड बी यूजिंग 2, 2, 2, 2, 2। 6 है तो 12 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है, पता नहीं। ए और बी आइडिया नहीं। अब एग्जैक्टली 2 वाला देखते हैं, दिस इज 2, 2, 1। ये तो 5 हो गया, इसका मतलब है यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ओके, एग्जैक्टली 3 वाले में देखते हैं, टोटल सम इज 3। बोलोगे यार x और x सिंपली मीन्स 2x, और ये 1 + 1 2। तो ये वैल्यू मेरे को 2x + 2 दे रही है और एक का पता नहीं। तो मेरे को x को 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने x को 1 लिया तो वो 3 को एक्सीड कर जाएगा। Simply means this x is actually equal to 0, this x is equal to 0। तो टोटल 3 बनाने के लिए मेरे को इधर क्या यूज करना पड़ेगा, 1। एग्जैक्टली 4 वाला इजी है क्योंकि 1 था तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 0। एग्जैक्टली 5 वाला भी मेरे को इजी पड़ा बिकॉज 1 है तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0। ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। अब ए पे आते हैं।
अब आप देखो a के लिए मैंने 2 यूज कर लिया, तो दीज 2 का समेशन शुड बी 2 एक्चुअली। किसी भी ऑर्डर में ब्रेक कर सकते हैं, कुड बी 1 1 2 0। ठीक है, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में ब्रेक करोगे, मेरे को आइडिया नहीं। नेक्स्ट बी और बी का देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का समेशन होना चाहिए 3, तभी आप 4 बना पाओगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट डी पे देखते हैं। डी का कितना है, आप बोलोगे 2 2, दिस इज 2 0 0, तो दिस शुड बी 1 है, बिकॉज आपको सम कितना चाहिए 4। तो अगर आपने यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ आपको 1 लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सम फॉर्म ही नहीं होगा। अगले पे चलते हैं। ई ई, दिस इज 2 0 0, तो यू हैव टू टेक अ 2, बिकॉज अगर आप 2 नहीं लोगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट एफ एफ और एफ ए, तो दिस वैल्यू शुड बी 2, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 2। तो आई थिंक थोड़ा सा केस डाइसी हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपने एक 1 एग्जैक्टली 2 का यूज कर लिया है, सॉरी एग्जैक्टली 1 का यूज कर लिया है, तो या तो 1 आप इसको दे सकते हो, या तो 1 आप इसको दे सकते हो, या तो आप 1 इसको दे सकते हो, और सबके लिए वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके आगे प्योरली डिपेंड करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस आपको किधर लेके जा रहा है। आप क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करना चाहते हो, आप सारे केसेस लिख लोगे, केसेस के अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। ये प्योरली आपका डिसीजन होता है कि आपको कैसे करने का है। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को फेवर कहाँ से मिल रहा है, केसेस लिखने में फेवर मिल रहा है, या मेरे को सीधे क्वेश्चन वाइज जाने में फेवर मिल रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ नो क्वेश्चन वॉज डायरेक्टेड एट एफ, लेट मी चेंज द कलर। इफ नो क्वेश्चन वॉज डायरेक्टेड एट एफ वॉज आंसर्ड बाय ए, तो ये क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली 0। अगर आप इसको 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 चाहिए। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय ई एंड एफ। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ई के पॉइंट फिक्स है, बिकॉज आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, आप ए टू बी टू सी, बी टू बी, और एफ टू एफ और एफ टू ए वाले पॉइंट नहीं फाइंड कर पा रहे हो, बाकी पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब पॉइंट कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लाइक जब मैं ई के पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, तो पहले तो मैं ये वाले 2 क्वेश्चन यूज करूंगा। मैं बोलूंगा दिस इज 2 इंटू 6, क्योंकि डायरेक्टली आंसर किया है। इसके बाद अगर आपको ई के पॉइंट देखने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली ई ने आंसर क्या किया है। तो ई ने अपनी रो में और कोई आंसर नहीं किए, तो ई ने आंसर कहाँ पे किए होंगे, एक तो ये क्वेश्चन आंसर किया होगा 1, एक यहाँ पे बी के डायरेक्टेड पे किया होगा, एक सी के डायरेक्टेड पे किया होगा, एक डी के डायरेक्टेड पे किया होगा, और एक एफ के डायरेक्टेड पे किया होगा। ओके, तो हम देखते चलेंगे कि कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट में आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं 6, यहाँ पे मिलने वाले हैं 5, यहाँ पे मिलने वाले हैं 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि ई टू 1, इधर ई कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस, नेक्स्ट 4 वाले में ई कितनी बार आ रहा है, आई थिंक दिस इज 0, तो कोई पॉइंट नहीं, नेक्स्ट इज 0। उसके अगले में ई कितनी बार आ रहा है, बी डायरेक्टेड एक बार, तो आप इधर लिख दोगे 1 इंटू 3। नेक्स्ट ई कितना आ रहा है, दिस इज 0, और फिर फाइनली ई का कितना आ रहा है 1। तो ई के टोटल पॉइंट हो जाएंगे 12 5 17 17 और 4 21, तो टोटल ई के कितने पॉइंट हुए 21। सेम वे एफ के कैलकुलेट कर लेते। एफ के कितने हो गए 2 इंटू 6 प्लस, फिर आप एफ का कैलकुलेट करोगे, इधर एफ का कितना है 0, तो दिस वुड बी 0। नेक्स्ट आप एफ का कैलकुलेट करोगे, दिस वन अगेन अ 0। नेक्स्ट आप एफ का कैलकुलेट करोगे हियर, तो ये 3 इंटू 1। नेक्स्ट आप एफ का कैलकुलेट करोगे, दिस इज अ 0, और नेक्स्ट आप एफ का कैलकुलेट करोगे, दिस अगेन अ 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, और आंसर वुड बी 21 माइनस 15, दिस इज 6। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 6।
इसके बाद क्वेश्चन खत्म, इन्फो खत्म। आपको इस क्वेश्चन से, इस इन्फो से कोई खास यूज मिलेगा नहीं, तो आपको ये 0 और ये 2 हटाना पड़ेगा। If B and D answered an equal number of questions, then the number of point obtained by the winner. देखो, नंबर ऑफ पॉइंट कुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन 21 तो नहीं है, इसका मतलब है ई विनर नहीं। ई ने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं? 2, 3, 4 एंड 5। ई ने टोटल 5 क्वेश्चन आंसर किए, तो मेरे को बी से भी कितने क्वेश्चन आंसर कराने हैं? 5। देखते हैं। बी के पास यहाँ पे चांस है 1, बी के पास यहाँ पे चांस है 2, बी ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं? 1। ये थर्ड चांस है, ये फोर्थ चांस है, ये फिफ्थ चांस है और ये सिक्स चांस है। प्रॉब्लम विद बी इज कि बी जो है वो एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 और एग्जैक्टली 5 वाले सिनेरियो में क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर रहा है। लाइक बी इज नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन हियर, एनी क्वेश्चन हियर, एनी क्वेश्चन हियर। तो इन तीन में तो जीरो हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? F2B1। F2B1 का मतलब है एग्जैक्टली 2। तो एक बार इसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? तो अगर मैं एग्जैक्टली 2 वाले में लिखूं, दिस इज 1 इंटू 4। अब मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया, मेरे को 4 क्वेश्चन और चाहिए। अब आप देखो, 4 क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब आप इन दोनों को मिला के 4 करो, और ये तभी होगा जब बी ने डायरेक्टली बी में कितने आंसर किए हैं? 3, और बी ने जो फर्स्ट टर्न एग्जैक्टली 1 में आंसर किए हैं, दैट इज 1। तो ये टोटल हो जाएंगे बी के पॉइंट। दिस इज 18, 18 प्लस 9, दिस इज 27। तो आंसर क्या होना चाहिए? 27। इंटरेस्टिंग वन। उन्होंने कैसे फ्रेम किया? उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं ई के लिए तो डेटा क्लियर दे रहा हूं, अब आप बी के लिए सोचो। उन्होंने केस फॉर्म कराया, उन्होंने आपको मौका दिया कि आप बी के तीनों क्वेश्चन बी से करवाओ, और एक क्वेश्चन बी से कौन सा करवाओ? जो ए से करवाए, जो ए से पूछा गया। तो दिस वे यू कैन फॉर्म बी के टोटल 5 क्वेश्चन, और कोई ऑप्शन पॉसिबल था नहीं। नेक्स्ट वन, if the number of direct question answered by A, B and F are different। देखिए, A, B, F are different का क्या सिनेरियो होगा? अब आप यहां से सोचो, A, B, F डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर आपने B को 3 क्वेश्चन नहीं दिए, लाइक आप ऐसे सोचो, A टू A, B टू B, और लास्ट वन इज F टू F। मुझे पता है कि इनके टोटल क्वेश्चन 2 बचे हैं, इनके 3 बचे हैं, इनके 2 बचे हैं, और A टू B, B टू C और F टू A, इन तीनों का समेशन जो आएगा, दिस शुड बी 1। मतलब दो तो जीरो है, ठीक है। अब अगर आप इनको डिफरेंट ला रहे हो, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब आप 1, 2 और 3 लोगे इनमें, और 1, 2, 3 छोड़ के कोई और ऑप्शन है नहीं, और इनको छोड़ के एक्चुअली आपके पास देखो कोई सिनारियो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है बी टू सी कितना होना चाहिए था? 0। तो ये 3 देगा। इनका 1 और 2, इनका 1 और 2 का आइडिया नहीं है। आगे देखते हैं क्या पूछा है। देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। देखिए, ये अच्छी चीज है। इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। अब सबसे पहले हम सी के आंसर्स चेक करते हैं क्या क्या होने वाले। यहां से 2 मिल जाएगा। सबसे पहले हम सी के चेक करते हैं, दिस इज 2 प्लस, नेक्स्ट सी कहाँ पे आंसर कर रहा है? दिस इज एक्चुअली 0 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 0। फिर अगले पे चलते हैं, ए टू सी कितना दिया है? 2। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं, ए टू सी के बाद अगला सी ढूंढते हैं, दैट इज एफ टू सी, दिस इज 0। उसके बाद नेक्स्ट सी ढूंढते हैं, ई टू सी, दिस इज अगेन 0। और उसके बाद अगला सी ढूंढते हैं, डी टू सी, दिस इज 0। तो सी ने टोटल कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं? 4। अब हम डी पे आते हैं। देखिए, डी टू डी मेरे को पता है, दिस टोटल इज 2। उसके बाद सी टू डी कितना है जो डी ने आंसर किया? दिस इज एक्चुअली अ 0 प्लस, नेक्स्ट वन, फिर इधर डी का कितना आया? 0। फिर अगेन दिस डी इज 0, नेक्स्ट दिस डी इज 0, देन दिस डी इज 0। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना होना चाहिए? 4 प्लस 2, 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय सी एंड डी टुगेदर इज एक्चुअली 6।
Last one, if the number of point obtained by C is 25, then the difference in the number of question answered by A and B. देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस वन, बट होपफुली आप ये सॉल्व करोगे और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे. इफ द नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय सी इज 25, सी का सिर्फ एक पॉइंट नहीं निकाल सकते जो कि ये वाला. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जहां पे वो केसेस दे रहा है आपको उसी के अराउंड सोचना पड़ेगा. वो केसेस कहाँ पे है? स्टार्टिंग के 3 सिनेरियोज में, ए टू बी टू सी और एफ टू एफ और एफ टू ए. तो आपको इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन को रिवॉल्व करने का है. ठीक है, देखो सी टू सी, आप बोलोगे सी टू सी यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट बनने वाले हैं? आप बोलोगे दिस इज 12 पॉइंट. यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है. यहाँ पे आप टोटल बोलोगे कितने पॉइंट बनने वाले हैं? 8 पॉइंट, क्योंकि 4 के हिसाब से 8 तो 20 हो गए. उसके बाद सी टू एफ, सॉरी एफ टू सी इज एक्चुअली अ 0. उसके बाद ई टू सी इज अ 0. उसके बाद डी टू सी इज अ 0. उसके आगे के पॉइंट है ही नहीं. तो अगर मेरे को 25 पॉइंट चाहिए तो मेरे को यहाँ पे कितने क्वेश्चन चाहिए होंगे? एक. तभी आप वो पॉइंट बना पाओगे. यहाँ पे एक लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2. जैसे ही यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. एंड हियर इट इज अ 2, हियर इट इज अ. इसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय ए एंड बी. तो इसके आगे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा. काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक सेट है. नॉट एन इजी सेट, नॉट अ मॉडरेट सेट. डेफिनेटली अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली साइड लाई करेगा. हायर सेट ऑन अ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया सेट है. डिपेंडिंग अपॉन कि आप सॉल्व कैसे करते हो, कैसे प्रोसीड करते हो. आई थिंक एंड ऑफ द वीडियो मेरे को ये समझ में आ रहा है, अगर मैं ये डेटा इसमें फिल कर देता, सॉल्व में इसी तरह से करता, बस मैं डेटा इस टेबल में फिल कर देता ना, तो शायद मेरे को क्वेश्चन देखने में इजी लगता. होपफुली आप ये ट्राई करोगे. डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा अप्रोच थोड़ा सा बेटर लगा. डायरेक्टली जो मैंने टेबल बनाया है या जो इनका गिवन टेबल है उसमें फिल करने में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.